आइए दुनिया का सबसे कठिन क्वेश्चन आपको दिया जाता है, देखते हैं कितने लोग हल कर लेते हैं। तो वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू है 2 इंटू 3/6। कितने लोग निकाल लेंगे? अरे सर ये सबसे कठिन कहाँ है, ये तो सबसे सरल है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बहुत ही सरल है। अच्छा तो आइए थोड़ा सा सरल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3.01 इंटू 3 टू द पावर 1/7 बाई 6 टू द पावर 2.923 निकालिए। सर पावर 3 रहता तो यहाँ निकाला जा सकता था, लेकिन 3.01 है, निकाला मुश्किल है। 3 टू द पावर 7 रहता तो निकाला जा सकता था। 3 टू द पावर 1/7 निकालना थोड़ा मुश्किल है। 6 टू द पावर 2 रहता 36 हो जाता, लेकिन 6 टू द पावर 2.923 है, ये तो निकालना बहुत ही कठिन है। तो यानी y की वैल्यू सर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके स्तर पर कोई नहीं निकाल सकता है जब तक कि उसको ट्रेनिंग न दी गई हो। तो कभी न कभी मनुष्यों को ऐसी समस्या आई होगी, और यह समस्या तब आई होगी जब कंप्यूटर और ये अच्छे टाइप के कैलकुलेटर्स का आविष्कार नहीं हुआ होगा। तो उन लोगों ने इस समस्या का समाधान निकाला होगा। तो भला कैसे निकाला होगा? तो जिस तरीके से निकाला इस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट करने के, उस तरीके का नाम है लॉगरिथम। ठीक है, तो आज हम लोग एक फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम कुछ नहीं है, बहुत ही सरल चीज है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि सारी प्रॉब्लम किससे हो रही है? पावर से हो रही है। काश ये पावर ही खत्म करने का कोई तरीका मिल जाता तो समस्या का समाधान हो जाता। ठीक है, तो कैसे इस पावर को खत्म किया जाए? आइए समझते हैं। अगर 2 टू द पावर 2 पूछा जाए तो कितना आएगा? 4। ठीक है, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। 2 को क्या बोलेंगे? बेस। 2 is our base. This 2 is our power. This is the result. है? यहां पर बेस क्या है? 3 है। 4 क्या है? पावर है। और ये क्या है? रिजल्ट है। मतलब 3 पर पावर 4 चढ़ाया गया तो 81 आया। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। 1/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/7, और मान लीजिए यहाँ 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1/8 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपने कैसे सॉल्व किया था? आपने सॉल्व करते समय क्या मान लिया था? 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v मान लिया था। तो ये इक्वेशंस किस में बदल गए थे? ये वाला u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/7 और ये 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 1/8 में बदल गया था। तो ये इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y नहीं है, लेकिन ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन u एंड v हो गए हैं। ठीक है, तो आप जो है इस इक्वेशन को नई दुनिया में ले गए और वहां पर इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया आपने। ठीक है, अब वेरिएबल्स x और y नहीं रहे, u और v रहे, जहां u इज इक्वल टू 1/x है और v इज इक्वल टू 1/y है। तो उसके लिए नई दुनिया में जाना पड़ा। नई दुनिया में एक यह दुनिया थी जिसमें हम सारा गेम x और y से कर रहे थे, और इस दुनिया में जो है हम u और v से करेंगे। तो यहां पर एक रिलेशन बैठाया गया है। क्या रिलेशन बैठाया गया है? कि 1/x विल बी रिप्लेस्ड बाय 1/x will be replaced by u and 1/y will be replaced by v। ठीक है,
तो नई दुनिया में u रिलेटेड है x से, v रिलेटेड है y से, लेकिन नई दुनिया में ये जो है इक्वेशंस बड़े सरल रूप ले रहे हैं जिसको हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से इस तरह की जो जटिल समस्याएं हैं उसके लिए भी हम यही करेंगे। ठीक है, एक नई दुनिया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। हमने नहीं बनाया है, बहुत से बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने बनाया है। हम लोगों ने देखा बेस पर पावर p अगर चढ़ा देंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। तो मैथमेटिशियन ने कहा कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, log ऑफ रिजल्ट टू द बेस b इज इक्वल टू पावर p। मतलब जैसे 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू अगर 9 है तो इसको लॉग के तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। यानी इसका अर्थ है कि 3 पर क्या पावर चढ़ा दें कि 9 मिल जाए। तो देखिए 3 पर पावर 2 चढ़ा देंगे तो 9 मिल जाएगा, बेस पर पावर p चढ़ा देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने से पावर से मुक्ति मिल गई। ठीक है, और यह इस तरह की समस्याओं को हल करने में बहुत ही मददगार होता है। ठीक है, तो जब तक कोई समस्या नहीं आएगी तब तक उसका सॉल्यूशन के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। तो समस्या इस तरह के जटिल कैलकुलेशंस खासतौर से पावर से जो है उत्पन्न होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उनको डील करना थोड़ा मुश्किल हो गया, तो लॉग का आविष्कार किया गया जिसने इस तरह के कैलकुलेशंस को बिल्कुल आसान बना दिया उस समय जब कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स नहीं थे। ठीक है, तो आप बताइए कि 10 पर पावर 2 इज इक्वल टू अगर करें तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इसको लॉग के रूप में लिखिए, लॉगरिथम, लॉग मतलब लॉगरिथम किसका, ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट कितना है 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब यह है कि 10 पर पावर 2 चढ़ा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। लॉग लगाने का मतलब यही है, बेस 10 पर पावर 2 चढ़ा देंगे तो रिजल्ट 100 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27 है तो इसको लॉग के रूप में लिखिए। इसको लॉग के रूप में लिखा जाएगा सर, तो ये लॉग ऑफ रिजल्ट 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3, यानी 3 पर पावर 3 चढ़ा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। ठीक है, तो सर इस तरह से बेस तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, थियोरेटिकली आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा से ये बताइए 10 टू द पावर a टू द पावर है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इसको लॉग के रूप में लिखिए, तो लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी 1 का लॉग जो है टू द बेस a क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने देखा कि कुछ भी बेस हो, अगर लॉग यहां पर 1 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 का लॉग जो होगा किसी भी बेस पर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू सदैव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, पर शर्त यह है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आइए जरा सा ये देखिए, लॉग ऑफ आप सब लोग जानते हैं कि a टू द पावर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a होगा। तो इसको लॉग के रूप में लिखा जाए, लॉग ऑफ रिजल्ट a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होगा। a पर क्या पावर चढ़ा दिया जाए कि a ही मिल जाए, तो किसी चीज पे पावर 1 चढ़ाएंगे तभी तो वो चीज मिलेगा। तो जिस चीज का लॉग आप निकाल रहे हैं अगर उसी वही बेस अगर हो जाता है तो भैया उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आइए कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। What is e? The two most common logarithms used are log to the base 10 and log to the base e. Why are they the most commonly used logarithms?
How do we really understand them? Log to the base 10 is kind of intuitive. It's easier to talk in multiples of 10. 10, 100, 1000 and so on. Log to the base 10 gives us an easier scale to work with. Log 10 to the base 10 is 1. Log 100 to the base 10 is 2. 1000 to the base 10 is 3. And we can see that the multiples of 10 can be managed with a scale of natural numbers. But log to the base e is what I'm deeply interested in. It's called the natural log. And it's also written as ln. Yes, log to the base e is also written as ln. So log 20 to the base e can be written as ln of 20, the natural log of 20. What is this e? Some call it a magical number. Some call it an irrational constant. Some call it a Euler's number. But the harsh truth is this. Very few people actually understand what e is. To get to e, we first need to understand growth. Let's say a particular thing doubles every time period. On this timeline, this is today, and every unit is one time period. Assume you have $1 with you. At the end of the first time period, this dollar doubles and you have $2. At the end of the second period, $2 double to become $4. And at the end of the third period, we have $8. How do we look at this growth? First, we see that the numbers at the end of the time periods are powers of 2. It's in the form 2 to the power x, where x is a non-negative integer. 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, and so on. This was one way in which we looked at double growth. Another way to look at it is that there is 100th% growth every time period. 1 plus 100% of 1 gives us 2. $1 was increased by 100% to get 2. In the second time period, $2 grew to $4. 2 plus 100% of 2 gives us 4, and so on. So doubling the value is the same as a 100% increase. So 2 raised to x can also be written as 1 plus 100% raised to x. It's like you're getting a 100% return on your investment. But hold on, we are making an assumption here. We are assuming that growth happens in a discontinuous fashion. We are seeing growths in steps here. What about the time in between two time periods? We are seeing no growth in between. No growth and it suddenly doubles. Again no growth and suddenly doubles. But hey, that's not how nature functions. Everything or every kind of growth happens gradually. If your height today is 4 feet, you suddenly won't be 5 feet a year later. Your height gradually grows. When we started, we used to get around 30 views a day. And after a year, we started getting around 4,000 views a day. It doesn't mean our view count just jumped one fine day. It gradually increased. So growth in nature is never really discrete or discontinuous. Let's see how it really works. We take the example of $1 growing over 1 year at a 100% growth rate. First, we look at the annual growth. Based on what we saw, at time 0, we would have $1. And at the end of the year, we will have $2. This doesn't seem right because all the interest cannot appear on the last day. To make it slightly better, let's divide the year into 2 equal parts, 6 months and 6 months. Splitting that 100%, the growth would be 50% in the first year and 50% in the second. It would look like this. Our initial dollar earned 50% interest in the first half to give 50 cents more. Now what happens in the second half? $1.50 remains as is. The growth is 50%. So 50% of $1 will be 50 cents. And this time the 50 cents also earned a 50% interest. That will be 25 cents. This 1.5 is the sum of our original dollar and the 50 cents we made here. So at the end of the first year, we have our original dollar, then we have the dollar that made our original dollar made, and we also have the 25 cents that these 50 cents made. A total of $2.25. This is better than doubling.
If we want to understand this using a formula, it would be 1 plus 100% over 2, the whole squared. We had half the growth rate over 2 time periods. This is also referred to as semi-annual growth. Let's push ourselves further. What if we had 4 equal time periods in a year? We have divided 1 year into 4 quarters. This is how it would look. Looks messy, but it's actually very simple if you've understood the concept. It's 25% growth every quarter. The formula would change to 1 plus 100% over 4, the whole raised to 4. We would approximately get $2.441 at the end of the first year. I suggest you pause the video and understand the quarterly growth diagram really well. The 100% is nothing but 1. If 2 time periods, then we have 2 here. If 4 time periods, then 4 here. So the formula for n time periods would be 1 plus 1 over n, the whole raised to n. Clearly, more the number of time periods, higher will be the returns. This will give us the dollar value at the end. I probably know what your greedy brain is thinking. Is it possible to get unlimited money? Let's make a table now. Number of time periods and the dollar value in the end. If it's just 1 time period, the dollar value is 2. If 2 time periods, then $2.25. If 4 time periods, then $2.44. If I divide the year into 12 equal time periods, my return will be higher than this. If I divide it into 365 equal time periods, it will be even higher. This tells us that $1 at the start of the year will become these many dollars at the end of 1 year if the number of time periods is 365. So if we increase this number significantly, that is if we increase the number of time periods significantly, will this number also increase significantly? Okay, here are a few more calculations. The number of time periods here is 1 million. Notice that the returns improve, yes, but they converge around a value which approximately equals 2.718. And that is your beloved E. We can't get infinite money after all. What would be a layman-friendly explanation for E then? It is the maximum possible result after continuously compounding a 100% growth over 1 time period. Yes, that's E. Don't forget, we had assumed a 100% growth here. And that's what E is. It's the maximum we get after a 100% continuous compounding growth over 1 time period. Notice what compounding does. The first result is 100% without compounding. $1 would become $2. But after continuous compounding, $1 will become $2.718 approximately. That would be a growth rate of 171.8%. That's like the maximum growth we can have. So E is approximately 2.718. It's an irrational number, which means the digits after the decimal point do not repeat and go on forever. Just one last question. What if the growth rate and the time period change? Will E still help us? Absolutely, there's no problem at all. In general, the growth after continuous compounding is given to us as e to the power r times t, where r is the rate and t is the number of time periods. So if we have a 200% growth for 5 years, then it would be defined as e to the power 2 times 5. We squared e to include 200% growth and we raised it to 5 as there are 5 time periods. It'll give us e to the power 10. E is nothing but the maximum possible result after continuously compounding a 100% growth over 1 time period. कैलकुलेशंस आएंगे उसमें नेचुरल लॉगरिथम का यूज किया जाता है, लेकिन जो सामान्य जीवन में हम लॉग का प्रयोग करते हैं वो टू द बेस 10 पर करते हैं. ठीक है, जब बेस ई रहेगा तो उसको नेचुरल लॉग बोलेंगे और जब बेस 10 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन लॉग बोलेंगे. ठीक है, तो कॉमन लॉगरिथम में हियर द बेस ऑफ द लॉग इज 10. इन ऑल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वी यूज कॉमन लॉग. ठीक है, तो जैसे log ऑफ m टू द बेस ई है, यहाँ पर ये नेचुरल लॉग है, इसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो log m टू द बेस 10 कर दीजिए और इनटू log 10 टू द बेस ई कर दीजिए.
ठीक है, और log 10 टू द बेस e की वैल्यू होती है 2.3026, ठीक है ना, 2.3026। तो देखिए log 10 टू द बेस e इज इक्वल टू 2.3026 इंटू log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है इसको, log 10 टू द बेस e इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2.3026 हो जाएगा, ठीक है। तो log ऑफ m टू द बेस e अगर आप निकालना चाहते हैं बेस 10 में, तो ये हो जाएगा क्या, 2.3026 इंटू log ऑफ m टू द बेस 10। मतलब किसी भी log को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नेचुरल log को बेस 10 में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें 2.3026 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। There are many rules of logarithms, and out of those, there are three which are frequently used. Here's the first one. It tells us about the log of xy to the base b. You see that there's a product inside. So the first rule states that this equals log of x to the base b plus log of y to the base b. Yes, this is the first rule, and it's called the logarithmic addition identity. When two logs with the same base are added, we write the argument as the product of the two arguments. The most important thing we should notice here is the base. The base has to be the same. Only then will this rule hold true. The next rule talks about log of x over y to the base b. You can probably guess what this will be equal to. Yes, it will be equal to log of x to the base b minus log of y to the base b. That's the second rule, and again, the bases are the same. This is referred to as the logarithmic subtraction identity. The third rule is quite interesting. It tells us about the log of a raised to n to the base b. Here the base is b and the argument is a raised to n. It equals n times log of a to the base b. The power of the argument is written here. So these are the three most important rules in logarithms. But there are a few common mistakes that students make while remembering these rules. Log x multiplied by log y is not equal to log of x plus y. Log of x times y is equal to log of x plus log of y. And similarly, log of x divided by log of y is not equal to log of x minus y. Remember that the product or the division is written as the argument, not here. Now, where do these rules help us? Let's look at an example. We have been asked to find the log of 24 to the base 2. Now, most calculators provide the answers for log to the base 10 and the natural log. So, assume that we need to find this value without the calculator. But we are given some additional information along with it. The log of 6 to the base 2 is equal to 2.58496. How do we approach this problem? We are given the value of log 6 to the base 2, and we need to find the value of log 24 to the base 2. Give it a try. The trick lies in writing 24 as a product of two numbers. This can be written as log of 4 times 6 to the base 2. The argument 24 is written as 4 times 6. Now, why did we write it as 4 times 6 and not 2 times 12? You'll know soon. Let's try applying the first rule here. We can write it as log of 4 to the base 2 plus log of 6 to the base 2. Log of xy is log of x plus log of y. It's the same concept we applied here. We have been given the value of this term. But what about this one? Do we need the calculator for this? This just asks us 2 raised to what will give us 4? And the answer is 2. There was another way in which we could have solved for the first term. It can be written as log of 2 squared to the base 2. Applying the third rule, we can write this as 2 times log of 2 to the base 2. And we know that log of b to the base b equals 1. And 2 times 1 is 2. No matter what rule or property you apply, you will get the same answer. Anyway, coming back to our problem. This is given to us as 2.58496. Adding these terms gives us 4.58496. Let's verify our answer using an online calculator. The base is 2,
and the argument is 24. If we calculate this, we get 4.58496. Our answer is correct.